होता क्या है, डिलीवरी के बाद ही फीमेल्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। और आज तो ऐसा जमाना आ गया है कि फीमेल्स लड़कियां मेरे पास आती हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी ही नहीं, मेरा सिजेरियन कर दीजिए। और सिजेरियन ऑन डिमांड को एक इंडिकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। नाउ वी आर हम पे कोई लिटिगेशन नहीं होगा अगर हम इंडिकेशन लिखते हैं कि व्हाट वाज द इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन, और मैं लिख देती हूँ सिजेरियन ऑन डिमांड, पेशेंट तैयार भी है नॉर्मल डिलीवरी के। बट ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज आवर ड्यूटी टू मेक हर अंडरस्टैंड कि इसका नाम ही नॉर्मल इसलिए है कि यही नॉर्मल वन शुड गो फॉर दैट। एक और वर्ड है हम लोगों की गायनी में, अभी नया आया है 2014 में। आप सब जानते हैं मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स हर लेडी के साथ, एजिंग, मैं रीजनरेटिव मेडिसिन की बात करते करते हम पहुंची। एजिंग की वजह से मेनोपॉज एक टाइम आता है एंड अ फीमेल सफर्स अ लॉट। चेहरे पे रिंकल्स, कॉन्फिडेंस का कम होना, बॉडी साथ नहीं दे रही है, जेनाइटल एरियाज बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बहुत पेनफुल हो रहा है। अब केवल बात यहीं तक नहीं है, शी नाउ अवॉइड्स हर पार्टनर कहाँ जाए, क्या बोले, किससे बताए, ये बात कैसे दूसरों से डिस्कस करें। फीमेल हर बार तैयार नहीं होगी डॉक्टर के पास जाने को, और बहुत से कपल्स तो ये सोचते ही नहीं कि इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना है कि नाउ वी आर नॉट एबल टू हैव परफेक्ट सेक्सुअल लाइफ, तो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। ये बहुत से लोग, इवन डॉक्टर्स आपस में बात नहीं करते इसके बारे में। तो अब ये इनका इलाज क्या है? रीजनरेटिव मेडिसिन इज, जिसमें PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये नाम सुना है किसी? We make PRP from patient's own blood. पेशेंट का ब्लड लिया, पूरा कंप्लीट होल ब्लड, उसको तैयार किया, रेड ब्लड सेल्स अलग हो गई, प्लाज्मा अलग हो गया। नाउ दैट प्लाज्मा इज कंटेनिंग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और ऊपर का प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। और ये जो प्लेटलेट है एम्पल अमाउंट में, दैट इज एक्चुअली अ मिरेकल। उसका नाम ही है एलिक्सर ऑफ लाइफ, अमृत है। और वो कहीं भी लगा दीजिए बॉडी में, तो लोग स्कैल्प में लगा रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, तो चेहरे पे लगा रहे हैं, रिंकल्स हो रहे हैं। तो एक फेशियल होता है वैम्पायर फेशियल, नाम सुना आप लोगों ने? किम कार्दाशियन वाज द हीरोइन हॉलीवुड से, उसने स्टार्ट किया। तो दैट वाज बॉडी पे, चेहरे पे खूब माइक्रो नीडलिंग करी गई, ब्लड यूज करने लगा, चेहरा वैम्पायर, उसको वैम्पायर फेशियल नाम ही दिया गया इसलिए। बट दैट एक्चुअली कीप्स टेक्स यू जस्ट 5 years बैक। आप जो है उससे 5 साल पुराने हो जाएंगे मिनिमम, लुक्स इतने बदल जाते हैं। दिस इज रीजनरेटिव मेडिसिन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। फिर जमाना आया स्टेम सेल्स का, पेशेंट की ही बॉडी से ब्लड, बोन मैरो लिया, बोन, ऑल दीज थिंग्स आर आई एम डूइंग लखनऊ, और इन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्टेम सेल्स को आप कह सकते हैं कि ये दादा है PRP का, ठीक है? अगर PRP 1 है तो स्टेम सेल्स लग रहे हैं स्ट्रेंथ के नाम पे। पेशेंट के ही हेमाटोपोइटिक होते हैं, ब्लड से बनते हैं, उसकी बोन मैरो से बनते हैं, या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बिल्कुल प्लासेंटा, कॉर्ड ब्लड सेल्स बैंकिंग होती है। स्टेम सेल बैंकिंग के लिए तो कॉर्ड ब्लड रखा जाता है कि बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हुई 22-25 ईयर्स तक तो हम उसको ठीक कर सकेंगे। ये जमाना है। तो स्टेम सेल्स, अब आजकल नई चीजें आ गई है, एक्सोसोम्स आ गए, ये सब एंटी एजिंग में है। They are all available in vials, golden vial and दूसरी चीजें जिनको लोग एस्थेटिक मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। I am inviting you all because हमारे इंट्रोडक्शन में बोला गया कि I am the president of Indian School of Aesthetic Gynecology. This is my body and we have got training programs. तो मेरे उस एस्थेटिक मेडिसिन कहने को है, उसके थ्रू वी टीच क्लिनिकल गायनेकोलॉजी ऑल्सो। मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो नॉन MBBS एंड नॉन गायनी फ्रेंड्स हैं, वो पेशेंट तो डील कर ही रहे हैं, डिलीवरी तो करा ही रहे हैं, किस स्टेप पे कहाँ फंस जा रहे हैं, कैसे एग्जामिन करना है, थोड़ी सी टीचिंग की जरूरत है। और पता नहीं कहाँ से कितना जाना है, तो वन शुड लर्न। आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट करें, हम लोगों ने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हैं उसके लिए, क्लिनिकल गायनेकोलॉजी, एस्थेटिक, इंट्रोडक्शन टू एस्थेटिक मेडिसिन। और जिनको इतना आ गया, तो दोज हु आर गायनेकोलॉजिस्ट आर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग इन गायनी कैन डू कॉस्मेटिक गायनी के डिप्लोमा कोर्सेज। तो ये सब हम लोग उसको चला रहे हैं। और लास्ट फेलोशिप इज इन साइकोसेक्सुअल मेडिसिन। इतनी प्रैक्टिस के बाद मुझे समझ में आया कि चीजें सारी की सारी जाके
प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेजाइनल रिजुविनेशन कर रहे हैं, लेजर से वेजाइनल टाइटनिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग, तो दैट इज गोइंग टू पोटेंशिएट एंड स्ट्रेंथन हर सेक्सुअल लाइफ। तो फिर साइकोसेक्सुअल मेडिसिन पेशेंट को बताएगा कौन कि तुम्हें कब डॉक्टर के पास आना है, जब डॉक्टर ही नहीं जानता कि उसको बताना क्या है मरीज को। तो ये अवेयरनेस वाली चीजें हैं, हम सबका फर्ज बनता है हम थोड़ा सा टाइम पेशेंट को दें, आधी से ज्यादा इनफर्टिलिटी, अभी हम पीसीओएस डिस्कस करेंगे, आधा तो टाइम मैंने इसी में गंवा दिया। तो पीसीओएस के भी पेशेंट्स आपके पास किन किन फॉर्म्स में आते हैं? पीसीओडी के पेशेंट्स आप लोगों में से कितने लोगों को मिलते हैं रेगुलर? क्या बात, वाह, सभी को मिलते हैं। पीसीओडी को देखते ही पहचान जाते होंगे, चेहरे पे बाल, मोटा शरीर, मोटा तो मेरा भी है बट मैं पीसीओडी में। तो थोड़ा कई चीजें मिक्स करती हूँ, लुक्स, उसके अपीयरेंस, उसका वेट, एंड्रोजेनिक उसके अंदर कितने फीचर्स हैं, एंड देन तो यानी कि उसको प्रॉब्लम क्या क्या है, बाल उसके पतले हैं, थिनिंग ऑफ हेयर है, हेयर फॉल है, तो एस्थेटिक मेडिसिन जिसकी मैंने बात की, शी इज द पेशेंट जिससे अगर आपको नॉलेज है, अभी तो आपके पास आई वो पीरियड्स की गड़बड़ी है, पीसीओडी, अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड में कंफर्म हो गया, आपने दवा दे दी, भेज दी। आप ठीक से देखें, आपका वो ही इकलौता पेशेंट एक एस्थेटिक मेडिसिन का पेशेंट है जिसको आपसे बाल ना झड़े, चेहरे में पिगमेंटेशन ना हो, एक्यांथोसिस निग्रिकेंस ना, उसको हाइपर पिगमेंटेड पैचेस ना पड़े, वेट ना बढ़े, बॉडी स्कल्पटिंग चाहिए उसको, आप ही मैनेज कर रहे हैं उसको, आपका मरीज है, क्यों भेजेंगे इधर-उधर। उसके बाद नंबर आता है उसके पीरियड्स गड़बड़ है, आपने उसके पीरियड्स ठीक किए, आगे चल के वो इनफर्टिलिटी की पेशेंट होकर आपके पास आती है, आपको इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट आ रहा है, शी इज द पेशेंट। लेटर पार्ट ऑफ हर लाइफ फैमिली किसी तरह से दवाइयों से कंप्लीट हो गई, नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दोज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। अगर आपको साइकोसेक्सुअल मेडिसिन की थोड़ी सी भी नॉलेज है, इतना सब, तो आपकी एक पेशेंट, आप भी बुढ़े हो रहे हैं, वो भी बुढ़ी हो रही है आपके साथ साथ, है ना? तो यू आर गोइंग टू कैरी योर पेशेंट्स, आपके नंबर बढ़ते हैं एक के बाद एक, और आपका पेशेंट कहीं आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। रेफर करिए आप अपने किसी ऐसे दोस्त को या अपने किसी ऐसे सीनियर को जहां से आपका पेशेंट आपके पास वापस आ जाए, तो बहुत जरूरी है। ये हम गायनेकोलॉजिस्ट भी इस बारे में जरूर सोचते हैं, दोस्ती एक जगह, बट अगर पता चला कि भाई मैंने अपने हमारे यहाँ एक बच्चा सीरियस हो गया, मैंने उसको अपने एक पीडियाट्रिशियन दोस्त के पास भेजा, एनआईसीयू में बच्चा रहा, उसके बाद वो पेशेंट लौट के नहीं आई, कभी घूमते फिरते आई, तो उसने कहा उनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट थी, मैंने मेरा काम वहीं चल गया, तो लो भाई अब अगली बार हम भेजेंगे क्या? तो आपको जानना है कि आपका कहाँ पे आपसे कुछ मिस हो रहा है, उसको स्ट्रेंथन करिए। बात सिर्फ पीसीओडी और सिर्फ गायनी की नहीं है, इन योर रेगुलर प्रैक्टिस, एवरी आपके डे टू डे प्रैक्टिस में आपको कहाँ प्रॉब्लम आई, आपका डेली एक चार्ट बनना चाहिए, डेली नोट करते जाइए, यहाँ रुकी मैं, यहाँ रुकी मैं, इसको मुझे पूरा करना है, ठीक करना, नेक्स्ट टाइम मेरा पेशेंट मिस नहीं होना चाहिए और उसको फायदा होना चाहिए। सो लेट्स कम टू पीसीओएस, और ये हेडिंग ही ठीक नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस इन पीसीओएस। कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी होते हैं पीसीओएस के, पीसीओएस के सारे सिम्टम्स होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, वो सारी जो उसकी प्रॉब्लम है वही उसका कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन तो ट्रीटमेंट का होता है, कॉम्प्लिकेशन तो किसी प्रोसीजर का होता है, पर ठीक है, मैंने इसीलिए इसको बदला नहीं कि हम इस पर बात करेंगे। सो इफ यू गेट नेक्स्ट टाइम, देखिए ना, इफ यू सी अ फैट यंग गर्ल, लड़की है, फैट है, डोंट क्रिटिसाइज बिकॉज शी माइट बी इन द नीड ऑफ मेडिकल हेल्प। तो पेशेंट अगर गेनिंग वेट बता रही है कि मेरा वेट लगातार बढ़ रहा है, सब कुछ करके हाथ ही में बढ़ रहा है, फेशियल हेयर है, चेहरे पे बाल एबनॉर्मल है, एक्ने बहुत निकल रहा है, कभी कभी पेशेंट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक्ने इरेक्शंस करके आ जाती है, तो भी आपका दिमाग जाना चाहिए कहीं पीसीओडी तो नहीं है इसको। इसके अलावा उसकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, डीयूबी बहुत कॉमन है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, पेशेंट बताएगी स्कैंटी ब्लीडिंग है, एवरी मंथ उसको रेगुलर पीरियड्स नहीं है, पीरियड्स डिलेड है, कम है, बहुत ही कम स्पॉटिंग्स है, कुछ है, तो पीसीओडी हो सकता है। शी मे बी अ वेरी लीन एंड थिन पेशेंट आल्सो, उनको लीन पीसीओएस कहते हैं आजकल, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दोज लीन पीसीओएस, क्योंकि पेशेंट अगर हेवी है तो आपने तो देख लिया है, नॉर्मल हेयर है, मोटापा है, पीसीओडी है, चलो इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते। तो दुबली पतली सी है, कोई दिक्कत नहीं है,
मोटापा है ही नहीं, अब आप उसको कहाँ पकड़ेंगे, कौन सी उसकी प्रॉब्लम है, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, यही सब तो जानना है। एंड इफ शी इज मैरिड, उसको प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में, अगेन पीसीओडी, तो शी मे बी अ विक्टिम ऑफ पीसीओडी। डिफरेंट डिफरेंट नाम है पीसीओडी के। और आप देख लीजिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फंक्शनल ओवेरियन हाइपरएंड्रोजेनिज्म, क्रॉनिक हाइपरएंड्रोजेनिक एनोव्यूलेशन। अब ऐसे पेशेंट्स ओव्यूलेट नहीं करती, क्यों ऐसी प्रॉब्लम है पीरियड्स की और सबकी, उनकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस। मैं डिटेल में पढ़ाने के लिए नहीं, हम बातें कर रहे हैं बस। ओव्यूलेशन अगर किसी पेशेंट में हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करिए, अगर याद आता है आपको वरना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेजेस है। पहला फॉलिक्यूलर, बाद का सेक्रेटरी, है ना, या पहले वाले में कई तरह के नाम हैं कि आप पहले में एफएसएच ज्यादा है, बाद में एलएच आ जाता है, फिर ईस्ट्रोजेनिक पार्ट, प्रोजेस्ट्रोजेनिक पार्ट, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। पीरियड्स की प्रॉब्लम इसलिए है कि ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं, एलएच सर्ज, एलएच आया और इतना ज्यादा हो गया कि एग रिलीज ही नहीं हुआ। अब एग रिलीज नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन कैसे बनेगा, कैसे पेशेंट बाद में, वो बहुत टाइम बीतते बीतते जाके थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन मिला, तब उसको थोड़ी सी ब्लीडिंग आ गई। मतलब टोटल हार्मोनल डिसहार्मनी एक ये हो जाती है। एक नाम और था स्टीन लैवेंथल सिंड्रोम। हम लोग जब पढ़ते थे तो उन दिनों ये भी इसी का नाम था, स्टीन लैवेंथल। उन लोगों ने इस पर डिस्कशन किया। इसमें पीसीओ, पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओएम, ये सारे नाम सुने होंगे आप लोगों ने। पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ओएम यानी मॉर्फोमेज। अब ये अगर अल्ट्रासाउंड कराया आपने, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, देखने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर पीरियड्स हैं, ना एक्ने है, ना किसी तरह की कंप्लेंट है, इनफर्टिलिटी की पेशेंट आपके पास आई, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी ओवरीज में एग्स चारों ओर बाहर बने हुए हैं। क्यों? पेरिफेरली अरेंज्ड, इसलिए कि वो रिलीज नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। एग तैयार हुआ, ओव्यूलेट नहीं हुआ, तो माला की एक मोती बनके इकट्ठा हो गया, नेक्स्ट में एक और मोती आ गया, एक और मोती आ गया, है ना, तो नेकलेस पैटर्न इन ओवी। दिस इज पीसीओएम। पीसीओडी पेशेंट को डिजीज है, 2-3 क्राइटेरिया अभी हम बात करेंगे। पीसीओएस सिंड्रोम है जिसमें कि केवल और केवल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स नहीं है, उसका पूरा हार्मोन डिस्टर्ब है, द होल बॉडी इज बीइंग अफेक्टेड, दिस इज सिंड्रोम। एक ही चीज है, 10 तरह से उसकी बातें की जाती है। अब हम लोग एक एशरे है, एशरे की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। उन्होंने कुछ चीजें बताई कि अगर पेशेंट को पीरियड्स कम आ रहे हैं या कंफर्म ओव्यूलेशन, अगर उसका फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग कराते हैं ना, हम जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को देखते हैं तो उसकी फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग कराते हैं कि उसके एग्स बन रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं तो बढ़ रहे हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं तो रप्चर हो रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे प्रॉब्लम है देखने के लिए इनफर्टिलिटी के पेशेंट को। तो अगर कंफर्म हो जाता है कि उसको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, एक क्राइटेरिया ये। दूसरा, हाइपर एंड्रोजेनिज्म अगर उसको मिलता है, जो कि क्लिनिकल या बायोकेमिकल, अगर उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, डीएचई बढ़ा हुआ है टाइप चीजें, तो वो बायोकेमिकल हो गया। देखने में हाइपर एंड्रोजेनिज्म, थिनिंग ऑफ हेयर, बालों का झड़ना, चेहरे पे एबनॉर्मल हेयर, एक्ने निकल रहे हैं, बॉडी वेट बढ़ रहा है, सर्कमफरेंस, जो वेस्ट सर्कमफरेंस है, पीसीओडी का जो बॉडी जो वेट गेन है वो पैटर्न ही डिफरेंट होता है। कुछ लोग पैदाइशी और जेनेटिकली मोटे और डिफरेंट कर्वेचर्स का डिफरेंस, वो नहीं, वेस्ट सर्कमफरेंस बढ़ने लगना, तो दैट काइंड ऑफ अगर ओबेसिटी हो रही है, ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म का है, एंड्रोजन बढ़ रहा है, लड़की लड़के की ओर बदल रही है, लड़का बन रही है थोड़ा सा, दिस इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म। अगर इस तरह का, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, अगर उसकी पीस पे वो कराया अल्ट्रासाउंड, तो ये 3 फीचर्स मिल रहे हैं, तो शी इज अ पेशेंट ऑफ पीसीओडी। तो आपको केवल देख के अंदाजा लग गया, बहुत अच्छी बात है, आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छी है, बट आपको कंफर्म कर लेना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए उसका। और ओके, सो एक बड़ा फेमस नाम है रोटरडाम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिलेगी अल्ट्रासाउंड में, एंड ओव्यूलेशन कंफर्म होगा फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग में, और एक्सेस एंड्रोजन किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा, चाहे एक्ने के फॉर्म में मिलेगा, चाहे मोटापा बढ़ेगा, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, तो दाढ़ी और मूंछ निकलने लगती है पेशेंट, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि एमेनोरिया होने लगा, उसको पीरियड्स नहीं आए, हर्सुटिज्म
बाल एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लगी और ओबेसिटी बढ़ने लगी. सो दीज 3 सिंपल सी चीज है. दिस इज पीसीओडी. मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया, इनमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है. बट यस, जो मैंने बोला, एक चीज शुरू होती है तो वो 50 चीजें उसके साथ जुड़ती चली जाती है. सम माइनर क्राइटेरिया आर आल्सो देयर, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो मैंने बोला ना, दुबली पतली सी पेशेंट आई है, आप उस कैसे बनाएंगे उसकी डायग्नोसिस. ये मान के चलते हैं कि पीसीओडी के पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल रहा है. आपने उसका फास्टिंग इंसुलिन करा लिया, 10 से ऊपर अगर आ रहा है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस. शी नीड्स सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें कि मेटफॉर्मिन हो, वो ऐड करिए. अगर ऐसा नहीं आता, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आता, तो बाकी और जितनी तरह की चीजें अवेलेबल हैं उनको देके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए. सिंपल सा यहाँ पे अलग करने का तरीका. ऑनसेट एट प्यूबर्टी. पेशेंट को जब पीरियड्स आने, मेनार्की स्टार्ट होनी थी, तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. एलिवेटेड LH-FSH रेशियो. तो सीरम LH, सीरम FSH डे 2 या डे 3 पे कराया और LH/FSH रखा. अगर वो 2 से ज्यादा है ये, तो फिर पेशेंट इज अ केस ऑफ पीसीओडी. और अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसा पेशेंट है, हर 10 में से एक लड़की को होता है. पहले ये 20 में 1 था, अब शायद बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं, इसलिए पीसीओडी का नंबर बढ़ रहा है. लेट मैरिजेस, कैरियर के लिए टेंशन में है कोई पेशेंट आती है, आप पूछते तुम्हें कोई स्ट्रेस है? नहीं, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ. हो गया सारा काम खत्म, बिल्कुल ठीक है पेशेंट, लेकिन इनसाइड हर माइंड जो भी चल रहा है. तो ये ऐसी चीजें हैं. उसके बाद क्या है, शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अभी सेटल्ड नहीं हूँ. सेटल हो गई हूँ बट अब इतना अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, मैं जरूरत से ज्यादा सेटल हो गई हूँ. तो स्ट्रेस का अंत ही नहीं है, और आप धीरे धीरे पीसीओडी अपने साथ कैरी करती चली जा रही है, इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है. जो वो पुराने जमाने वाला था ना कि मैरिज इज अनदर पार्ट, टाइम से शादी होना, टाइम से बच्चे होना, टाइम से सेटल होना, करियर बनने का एक टाइम है, एक उम्र है. जिंदगी में जो लोग बहुत घसीटते हैं, बहुत 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट में MBBS मिला, फिर 5th अटेम्प्ट में MD मिला, फिर उसके बाद अगर MCH वगैरह करना है तो मेरे ख्याल से तब तो बुढ़ापा ही आ जाता है तब तक. तो वो जबरदस्ती क्यों करनी, जितना जैसा चल रहा है उसमें भी तो खुश रहा जा सकता है. प्रैक्टिस एक अलग चीज है, हम लोग इसको बहुत बाद में समझते तब है जब तक सारा टाइम निकल चुका होता है. तो मेरा कजिन है MD एनेस्थीसिया, 36 years of age. उसको देखने के बाद मेरे बेटे ने MBBS ही नहीं करना है, मेडिकल में ही नहीं जाना डिसाइड कर लिया. अब सोचिए वो जो साइड इफेक्ट मेरे पे पड़ा, अब उसकी कौन बात करेगा. अब हम घर में बात ही नहीं कर सकते. मेरा हॉस्पिटल है, बच्चों ने एकदम मना कर दिया, नहीं बाबा हमें नहीं बनना डॉक्टर, हम बुढ़ापे तक नहीं पढ़ सकते, हम इतना नहीं पढ़ सकते, है ना. तो जरूरी नहीं, इतना थोड़ी सबको पढ़ना होता है, बट कुछ लोगों ने उसको इतना ड्रैग कर दिया कि मामला गड़बड़ हो गया. अब वहां पे क्या होगा, पीसीओडी. लड़कियों में तो पीसीओडी होता है, लड़कों में क्या होता है सर मुझे नहीं पता इतने स्ट्रेस के बाद. तो फिलहाल पैथोफिजियोलॉजी में सारी चीजें आएंगी, LH-FSH हार्मोन्स गड़बड़ प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जरूर देखना है. और ये पाया गया है कि पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं, लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ डायबिटिक हो जाते हैं. तो 40 जिनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो 40 प्लस होते होते, अब तो 35 हो गई वो एज, जो एज रिलेटेड इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. तो वहां पे ये है. अब क्लिनिकल फीचर्स में वो सारी चीजें आएंगी जो कॉम्प्लिकेशंस है. मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, एंडोक्रीन डिस्फंक्शन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज मेलिटस में एंटर करती हुई मरीज, ओबेसिटी एंड अकैंथोसिस निग्रिकेंस. सिर्फ गले पे नहीं, हर पार्ट जो कि कहीं भी रब होता है, एक्सटेंसर्स जितने भी हैं, उन सब पे डार्क पैचेस हैं. किसी भी, यहाँ तक कि पीसीओडी के पेशेंट्स की नेल वाला पार्ट भी, जो फिंगर जॉइंट्स हैं, वो भी थोड़े डार्क होते हैं. सारे के सारे एक्सटेंसर्स वाले पार्ट आपको डार्क मिलेंगे. दिस इज अकैंथोसिस निग्रिकेंस. इनफर्टिलिटी, मिसकैरिएजेस, बहुत मुश्किल से बच्चा रुका भी तो अबॉर्शन हो गया. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अब चूंकि वेट ज्यादा है, पेशेंट सोएगा, खर्राटे लेगा, खर्राटे लेते लेते उसकी अपनी सांस रुकने लगती है.
फिर पता चला कि सीपैप लेके घूम रहे हैं साथ में, है ना, उसके बिना सो नहीं सकते। एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, एंडोमेट्रियल न्यूरोप्लेसिया। तो अक्सर पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पीसीओडी तो मिलता है ओवरीज में, एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। व्हाई? कभी सोचा है एंडोमेट्रियल थिकनेस क्यों बढ़ जाती है इस पेशेंट्स में? मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर, उनको 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आता, फिर जब आता है तो बहुत हेवी आता है, उसके बाद फिर नहीं आता, फिर बहुत हेवी आता है, क्योंकि उनके में ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाता है। ईस्ट्रोजन 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 फॉलिकुलर फेज, जो प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है वो ही कंटिन्यू करता चला जाता है। उसको रोकने के लिए प्रोजेस्टेरॉन आ ही नहीं पाता, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा, तो थिकनेस बढ़ती चली जाती है। ऐसे केसेस में उन्हें प्रोलॉन्ग्ड डेज में पीरियड्स आते हैं, बहुत हेवी आते हैं, मुश्किल से रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, और जब वो मेनोपॉजल एज के आसपास पहुंचती हैं तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नियोप्लेसिया ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्योंकि 45 की एज के बाद 5 से 8 से ज्यादा एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि हम लोगों के पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, उनको बताया जाता है, उन्होंने बताया कि हमने दिखाया, हमें बताया गया कि सब कुछ नॉर्मल है। 45 साल की 50 साल की लेडी का अल्ट्रासाउंड नो एबनॉर्मैलिटी डिटेक्टेड लेके आता है अभी भी, और जब आप एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते हैं तो 10 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर दिख रहा है, दैट इज नॉर्मल। तो एक किसी को जब पता होगा कि 45 की एज के बाद 5 या 6 मिलीमीटर से ज्यादा एंडोमेट्रियम नहीं होनी चाहिए, बस वहीं पे एकदम अलार्मिंग साइन है। उससे आप पूछिए तुमको पहले पीसीओडी तो नहीं था, तुम्हारे पीरियड्स डिले तो नहीं होते थे, तुमको क्या डीयूबी था, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, और अगर था, अगर किसी पेशेंट का 45-50 की एज में 5 या 6 मिलीमीटर से ज्यादा का एंडोमेट्रियम है, शी नीड्स अ एंडोमेट्रियल बायोप्सी, किसी भी कीमत पे करानी ही करानी है। और आजकल बायोप्सी के लिए बड़े अच्छे कैनुला आने लगे, बड़े फाइन, बिल्कुल रिफिल जैसे। आप उनको अपनी ओपीडी में नॉर्मल पेशेंट लिटाइए, फटाक से एंडोमेट्रियल बायोप्सी लीजिए, भेजिए। आप सिर्फ अपना पेशेंट, आप उससे फीस ही नहीं ले रहे हैं, आप बहुत बड़ी सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। अगर आपकी मेहनत से कोई एक पेशेंट कैंसरस होने से बच जाता है तो समझ लीजिए स्वर्ग में आपकी जगह तैयार हो गई, बन गई, नरक छूट गया थोड़ा सा। बाकी साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। ओलिगोमेनोरिया, एनोवुलेशन, तो बड़ी बड़ी बल्कि ओवरीज होती है। कई बार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में आपको पीसीओडी पैटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि ओवरीज मिलेगी। तो अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा की अगर मिलीमीटर सॉरी क्यूब अगर ज्यादा आ रहा है, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो फिर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर एंड्रोजेनिज्म। वो पेशेंट है पीसीओडी की, थोड़ा सा उसमें घुसना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि उसको नेकलेस पैटर्न ही मिले। कई बार ओवेरियन एनलार्जमेंट विद इंक्रीज्ड स्ट्रोमा, मतलब ओवरी के बीच का हिस्सा जो है वो बहुत थिक हो गया है, फाइब्रस हो गया है, तो वो भी जाता है। सब फर्टिलिटी, रिकरेंट मिसकैरिएजेस, बाकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्लीप एपनिया की बात हमने कर ली, ओबेसिटी, क्रॉनिक पेल्विक पेन भी। तो यहाँ पे भी फिर वही हाइपर एंड्रोजेनिज्म एज वेल एज ईस्ट्रोजन का ज्यादा होना, ये भी बात है। अब इस तरह के पेशेंट्स आपको अगर मिलते हैं जिनमें नॉर्मल हेयर ग्रोथ है, बहुत ज्यादा है, कभी कभी पेशेंट है इतना बढ़िया से वो पार्लर से तैयार होकर आती है, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन जब आप उसको लिटाएंगे और जब उसके एब्डोमेन को खोलेंगे तो जो एक लाइन प्यूबिक हेयर की ऊपर तक आएगी, अम्बिलिकस तक हेवी हेयर, आप समझ जाएंगे कि शी इज अ केस ऑफ। तो पूछ लीजिए कि भाई तुमने वैक्सीन कराई है क्या, तुम्हारा एब्नॉर्मल हेयर कहाँ गया चेहरे का, तो वो बता देंगे आपको। थिनिंग ऑफ हेयर, दिस काइंड ऑफ एलोपेशिया मिलता है, बाल थिन हो जाना, बाल गिरने लगना इज ऑल्सो फीचर ऑफ पीसीओडी। और बाकी एक्ने, बहुत गंदे फॉर्म वाले एक्ने आपको मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अगर वो पेशेंट आपने ट्रीट किया तो आप उसके बाल भी ठीक कर देंगे, एक्ने भी ठीक कर देंगे, पीरियड्स भी ठीक कर देंगे, सब कुछ। अगर आपने रेफर किया किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो मेरे ख्याल से 10 में से 1 मरीज जाएगी, पहले तो वो तो आप ही से कहेगी कुछ लिख दीजिए, एक ऑइंटमेंट ही लिख दीजिए, 10 में से 1 जाएगी और वहां केवल एक्ने ठीक कराएगी, फिर उसका अगले पीरियड्स में 2-3 महीने बाद फिर एक्ने निकलेंगे, तो आपका पेशेंट उनका रेगुलर पेशेंट है, आपके पास से चला गया, ठीक है। तो आप जानिए और उसके हार्मोन्स ठीक करिए, पीरियड्स ठीक करिए,
शी इज गोइंग टू बी ऑल राइट, चेहरा वेहरा सब अच्छा हो जाएगा उसका एक ही ट्रीटमेंट से। बाकी अकेंथोसिस निग्रिकेंस इस तरह के मिलते हैं, और कई बार हाइपोथायरॉइडिज्म में भी ऐसी तरह की चीजें मिलती हैं, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए तुरंत आप अलार्म ले लीजिए कि इसको देखना पड़ेगा। ओके, तो सच पिक्चर्स आर अवेलेबल। समथिंग, तो मैं जो बताना चाह रही थी, रीजनरेटिव मेडिसिन की बात, तो पीआरपी, स्टेम सेल, एक्सोसोम्स और एमनियोटिक मेम्ब्रेन सप्लीमेंट्स जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई वूंड जो ठीक नहीं हो रहा है, कभी कभी गेट वूंड आता था, सिजेरियन हुआ और वो हीलिंग नहीं हुई, पूरा खुल गया, तो उसी टाइम डिलीवरी हुई है, उसका एमनियोटिक मेम्ब्रेन ले करके उसकी वूंड में डाल देते थे हमारे कंसल्टेंट्स, और वो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ठीक होके पेशेंट आती थी। व्हाट वाज द रीजन? स्टेम सेल्स होती है ना, स्टेम सेल्स कॉर्ड ब्लड में। और मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहां पे क्रीम्स मिली, प्लासेंटल क्रीम फेस पे लगाने की। तो चीजें आजकल लोग इतने रिसर्च कर रहे हैं, जो कॉर्ड में जो जेली होती है, दैट जेली इज एक्सट्रैक्टेड और उससे क्रीम्स बन रही है, क्योंकि उनमें स्टेम सेल भरपूर होते हैं, और उनसे जो रिजुविनेशन होता है, स्किन रिजुविनेशन, दैट इज ऑफ अनदर काइंड, जो दूसरी तरह का होता है। तो रिसर्चेस चल रही हैं एक्सोसोम्स के, आजकल फेशियल किट्स आर अवेलेबल जिनमें एक्सोसोम्स हैं, आप लोग गूगल करिएगा आपको मिलेंगे। तो कोशिश करिए कि सैलून्स में जाने की जगह किसी एस्थेटिक क्लिनिक में जाना शुरू करें, है ना। तो वहां जो रिजुविनेशन होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सैलून्स को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, बट यस, बीइंग अ डॉक्टर आपको पैथी की जरूरत है, आपको किसी खास तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जब आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, आपका फेशियल हो रहा है, खूब अच्छा सा मसाज हो रहा है, वो क्या रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की डिलीवरी अगर उस एरिया में बढ़ रही है तो वहां प्लेटलेट्स आ रही है, ढेर सारी प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स आ रहे हैं, उनकी वजह से न्यू एंजियोजेनेसिस होता है, नए ब्लड वेसल्स बनती हैं, तो चेहरा सफल हो जाता है, नए बच्चे जैसा हो जाता है, 10-15 दिन तक खूब अच्छी चमक आती है ना। उसके बाद चलिए, अगर इसी को आप किसी ट्रीटमेंट की तरह लीजिए, मैंने बताया वैम्पायर फेशियल, या आपने अपना पीआरपी बनवाया और उससे चेहरे का मसाज हो रहा है, आपकी डॉक्टर ने बताया घर में, वहां टेक्नीशियन को कि जाओ इनका हाइड्रा फेशियल कर दो, आजकल हाइड्रा फेशियल और इन सब का जमाना है, तो वहां पे जो माइक्रो डर्म ऑपरेशन हो रहा है, डर्म ऑपरेशन इज रेगमाल से करना, है ना। दीवार अगर अनइवन है तो आप रेगमाल से रगड़ते हैं, डर्म ऑपरेशन इज दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं और इस शौक की वजह से मैंने नॉन पीजी जेआरशिप करी थी, तो वो नॉन पीजी जेआरशिप में प्लास्टिक सर्जरी को करी। मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा जिसको स्मॉल पॉक्स के बड़े बड़े गड्ढे थे, और वो ओटी में रिगमाल से रगड़ा जा रहा था उसमें अंडर जी में। ऐसा भी ट्रीटमेंट, वही ट्रीटमेंट उसी तरीके से हो रहा है, और बॉडी का जो ब्लड ऊज कर रहा है, दैट ब्लड इज एक्चुअली हीलिंग। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं, आपकी अपनी बॉडी में सारी कैपेसिटी है ठीक करने की। अगर आपको चोट लगती है, आप कुछ मेडिसिन लेते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, और तो आपका वो प्रोसेस 15 दिन में ठीक होता है। अगर आप कुछ नहीं लेते हैं और अगर आप हेल्दी हैं तो आपका वो घाव वूंड 20 दिन 25 दिन में भर जाता है, यानी आपकी बॉडी में पूरी कैपेसिटी है। और जब हम रीजनरेटिव मेडिसिन का ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट के ही ब्लड से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, हम उसी की हीलिंग कैपेसिटी को एक्सेलरेट कर देते हैं, और कुछ नहीं। हमें लगता है कि हमने कुछ दिया, एक्चुअली हमने बस उसको स्टिमुलेट कर दिया, और अब उसकी बॉडी उसको ज्यादा तेजी से हील कर लेंगे। यही जमाना है आज का। मैं बहुत लंबा टाइम ले लिया मैंने। पीसीओडी के पेशेंट्स में कॉन्फिडेंस लूज होता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस की उनको जरूरत होती है। बहुत आप बात करेंगे, आपको बिल्कुल डिप्रेस्ड मरीज मिलेंगी, क्योंकि उसका मोटापा नहीं जा रहा है, उसका बॉडी फिगर बिल्कुल बिगड़ गया है। आपको उसको थोड़ी काउंसलिंग की भी जरूरत है, देखिए, और उसको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दीजिए, डाइट उसकी तैयार कराइए कायदे से कि भाई तुम्हारे में कार्ब्स कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो, इस टाइप की चीजें अच्छे से। उसको एक्सरसाइज के 5 न्यूट्रिशनल टिप्स, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि उसको टाइम पे खाना चाहिए। उसका ओवरवेट कितना है, बॉडी वेट 5 से 10% अगर ज्यादा है उतना तक चलेगा, उससे ऊपर हो रहा है तो उसको एकदम स्ट्रिक्टली लो ग्लाइसेमिक फूड खाने में, कार्ब्स बहुत कम हो, प्रोटीन्स बढ़ाए,
और उसको बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज बताएंगे कि उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जो डायबिटीज होनी है वो या तो नहीं होगी या बहुत लेट होगी लाइफ में। तो ये कुछ चीजें शी शुड नो। नेचुरल ट्रीटमेंट, देखिए मैं भी इसी पे फोकस करती हूँ। सो आई ऑल्सो एम आयुर्वेदा पर्सन एंड आई लव दैट क्योंकि ये नेचुरल है ना, ये हमारा एक पार्ट है। मैंने बोला दिस इज आवर डे टू डे लाइफ। एक्सरसाइज में कैसी एक्सरसाइजेस उसे चाहिए, थोड़ी एरोबिक चाहिए, थोड़ी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग चाहिए उसको, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड हॉस्पिटल है मानस हॉस्पिटल कैंपबेल रोड पे। देन आई हैव गॉट अ हजरतगंज में जॉपलिंग रोड पे एक मेरा एस्थेटिक क्लिनिक है, दैट इज मानस का एक पार्ट, मिरेकल एस्थेटिक क्लिनिक। उसी में मेरा मानस कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी एंड लेजर सेंटर है। ISAG इज माय इंडियन स्कूल ऑफ एस्थेटिक गायनिकोलॉजी, जिसके थ्रू हम लोग छोटे छोटे कोर्सेज करा रहे हैं। एंड मानस सेवा संस्थान मेरा बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसके थ्रू हम लोग अवेयरनेस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। और ये गुड़िया एंड कोर इज अ वेरी मजेदार सी चीज। हमारे एनजीओ के जो लोग हैं दे आर प्रिपेयरिंग कमाल के अपार्ट। सो हमारी ही डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में हमारे सीनियर्स एंड ऑल ओवर इंडिया, कुछ बाहर भी गए हैं, लोगों ने उनको लिया है और बहुत पसंद किया है। तो अगर आप लोग भी चाहेंगे। एंड अंतरंग इज द न्यूएस्ट एडिशन। जो मैंने सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल हेल्थ की बात की, वो चीजें जिनके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते एंड डे टू डे सफर कर रहे हैं। केवल सेक्सुअलिटी नहीं, घर की छोटी छोटी चीजें, हाउ टू आपका बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, उससे कौन सी बातें करें, कितनी बातें करें, कब करें। मैं अपने आप को इतना स्मार्ट समझ रही हूँ, आपके आगे लेक्चर दे रही हूँ, बता रही हूँ सेक्सुअलिटी से रिलेटेड चीजें। और जब मैंने ही अपने घर में कभी बात की, हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे एंड सम डे समहाउ कुछ चल पड़ी बात और मैंने बताया कि यस ट्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर आते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे थे। एंड तुम लोग तो जानते हो मैं तो इतनी बातें करती रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो। Then my daughter said, तुमने नहीं बताया था। Somehow मैं ही उनसे डिस्कस करना भूल गई, सारी बातें कर रही हूँ और उन्हें मैं ये बताना भूल गई। एंड सी कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा। She tried to understand। और आजकल हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, है ना, ना तो बुआ है ना दादी है ना, चलो हमारे घर में तो दादी है, लेकिन जहाँ नहीं है, जहाँ कोई नहीं है, वहाँ बच्चा गूगल करता है, कितनी इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव करता है। आप खुद याद करिए कि छोटे में जो चीजें आपको जैसा किक देती थी, बड़े होने पे उनको समझने के बाद वो कैसा किक देती हैं, उन्हें आप कैसे समझते हैं। तो चीजें टाइम के साथ बदलती जाती हैं। हम अपने बच्चों को बैठ के उनसे सेक्सुअलिटी से रिलेटेड बातों को डिसेंट वे में कैसे करें, घर की प्रॉब्लम्स, हस्बैंड वाइफ के बीच की सब कुछ, इवन फाइनेंशियल फ्रीडम तक की बातें, कि दोज फीमेल्स हु आर टेकिंग देयर डिसीजंस और नॉट। आप बात करिए, एक लेजर मशीन खरीदनी है हेयर रिमूवल के लिए, 8 लाख की है। मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा। मैंने मैक्सिमम हमारी गायनिकोलॉजी में कॉल्पोस्कोपी, कैंसर्स, आप ओपीडी कर रहे हो, आप अपनी ओपीडी में बैठे हो, आपको पता है कि आपके कितने मरीज आ रहे हैं और उनको कॉल्पोस्कोपी की जरूरत है कैंसर सर्विक्स रूल आउट करने के लिए। तो यू हैव टू गिव द प्रपोजल कि मुझे ये चीजें चाहिए। डेफिनेटली आपके हस्बैंड कहेंगे तुम्हारा मामला है, तुम जानो, देख लो, जो बेस्ट हो वो ले लो, ना समझ में आए तो वो चारों मेरे आगे रख देना, मैं बता दूंगा। बट यहाँ ये तो नहीं है, तो हम खुद क्यों नहीं आगे बढ़ते। इसी तरह से फाइनेंशियल डिसीजंस हम क्यों नहीं लेते। हमारे पैसे कहाँ जमा होंगे, हम एफडी कराएंगे, हम स्टॉक्स में जाएंगे, हम ट्रेडिंग करेंगे, क्या हमारे पास टाइम है, इन चीजों के बारे में। तो मैंने एक अंतरंग ये बनाया और इसके एपिसोड्स आते रहते हैं वीकली एंड वी आर डिस्कसिंग, पॉडकास्ट हमारे बनते हैं एंड आई एम इनवाइटिंग यू ऑल। और मेरे लिए बड़े भाग्य की बात होगी अगर इसमें से हमें लोग मिलते हैं जो इस बारे में बात करेंगे एंड हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।